जोहार साथियों, विद्या विहार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब जान रहे थे कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल और नगर पालिका का खोरठा का सेक्शन डिस्कस करे थे। खोरठा सेक्शन में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग को 7 साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है, जिनमें से हम लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो जिन्होंने भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का ये वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग करेंगे श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में। जिनके बारे में बोला जाता है कि खोरठा साहित्य क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाले सबसे बड़े लेखक यही हैं। ठीक है, तो श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में आज हम लोग इनके जीवन के बारे में डिस्कस करते हैं, इनके जो उपलब्धियां हैं सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप फिगर में देख रहे होंगे, आपको श्रीनिवास पानूरी जी दिख रहे होंगे राइट साइड ये फिगर में, ये श्रीनिवास पानूरी जी हैं। ठीक है, इनके बारे में पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। तो इनका नाम श्रीनिवास पानूरी आप सब जानते हैं। इनका पुकारू नाम, जैसे कि खोरठा भाषा में श्रीनिवास चीनिवास ऐसे बोला जाता था, तो चीनिवास या फिर कवि जी के नाम से ये जाने जाते थे। इनका साहित्यिक नाम है श्रीनिवास पानूरी और इनका बचपन का नाम है श्रीनिवास। खोरठा में देखिए वाक को ना अधिकतर लोग ना ब जैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो श्रीनिवास पानूरी। खैर कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ का। तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हुई थी। इनका आप देखते होंगे खोरठा जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको अलग अलग तरह से जो राइटर थे सब लोग अपने तरीके से इनको एक उपनाम दिए हैं। ठीक है, जैसे पहला नंबर पे आप देख रहे होंगे खोरठा के भीष्म पितामह, ये इनका ये उपनाम दिया था विश्वनाथ दसोंधी राज जी ने दिया था। ठीक है, खोरठा जगत का ध्रुव तारा भी इनको बोला जाता है, श्रीनिवास पानूरी को। खोरठा के वाल्मीकि भी बोला जाता है, खोरठा का नागार्जुन भी बोला जाता है, खोरठा के टैगोर भी बोला जाता है, खोरठा का भारतेंदु बोला जाता है, अक्षय बोर, खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक और भी बहुत सारे उपनामों से इनको पुकारा जाता है। तो लोगों ने इनको क्या क्या उपनाम दिया था हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानूरी था, इनकी माता का नाम दुखनी देवी, इनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी था। इनका जो जन्म स्थान था वो ग्राम बाड़ा जमुआ, पोस्ट कल्याणपुर, थाना बरवा अड्डा, जिला धनबाद, झारखंड के रहने वाले। ठीक है, इनकी जो विचारधारा थी वो मानवतावादी या जनवादी, ये सवाल कभी कभी बन सकता है कि श्रीनिवास पानूरी जी का विचारधारा कैसी थी, तो मानवतावादी या जनवादी। ठीक है, इनकी जो शिक्षा थी वो क्लास 10 तक ही हो पाई थी, मैट्रिक तक की शिक्षा हो पाई थी। आगे थोड़ा सा पैसे के दिक्कत के कारण आगे वो पढ़ नहीं पाए थे और थोड़ा पारिवारिक लोड भी इन पर ज़्यादा आ गया था। तो इनकी शिक्षा अगर पूछा जाए तो हम लोग मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे मैं नोट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए जो 25 दिसंबर 1920 में इनका जन्म हुआ था, तो इनका जो योगदान था खोरठा क्षेत्र में, इसी के कारण 25 दिसंबर को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सवाल यहाँ बन सकता है। ठीक है, ये इजी तो है, 25 दिसंबर आपको याद रहेगा क्रिसमस डे के हिसाब से, तो उस दिन खोरठा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि श्रीनिवास पानूरी जी का उस दिन जन्मदिन है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। श्रीनिवास पानूरी खोरठा भाषा के एक धुरंधर विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने खोरठा को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया। खोरठा के क्षेत्र में उनके इन्हीं योगदान के लिए उन्हें खोरठा के भीष्म पितामह, वाल्मीकि, ध्रुव तारा, नागार्जुन, टैगोर जैसे अनेक उपनामों से संबोधित किया जाता है। पानूरी जी एक जनवादी कवि के रूप में खोरठा भाषा की विभिन्न विधाओं की रचना की है। उनकी रचना जनमानस को प्रतिबिंबित करती है। खोरठा क्षेत्र में उनके इसी अनुपम योगदान के लिए उनके नाम से विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जो हम लोग आज के लेक्चर के लास्ट में देखेंगे कि इनके नाम से क्या क्या पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं विभिन्न खोरठा के साहित्यकारों को। ठीक है, तो ये तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया। हम लोग आगे देखिए इनके बारे में जो आज चर्चा करेंगे, पानूरी जी के बारे में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका पारिवारिक जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, खोरठा भाषा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, खोरठा पत्र पत्रिका में उनका संपादन क्या क्या रहा, उनकी प्रकाशित रचना क्या क्या रही, अप्रकाशित रचना क्या रही, खोरठा पद्य साहित्य में इनका योगदान क्या रहा, खोरठा गद्य साहित्य में इनका योगदान क्या रहा, श्रीनिवास पानूरी जी की उपलब्धियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्रीनिवास पानूरी जी के जो उपनाम है, कौन इनको क्या क्या
उपनाम दिया उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और श्रीनिवास पानूरी जी के नाम से जो पुरस्कार व सम्मान दिया जाता है, ठीक है, इनके मरणोपरांत इनके नाम से पुरस्कार व सम्मान दिया जाता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और किनको किनको क्या मिला है, किस साल मिला है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग उनका पारिवारिक जीवन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पारिवारिक जीवन किनका, श्रीनिवास पानूरी जी का। 25 दिसंबर 1920 को झारखंड के कोयला नगरी धनबाद, देखिए कोयला नगरी धनबाद को बोला जाता है, आप सभी को पता होगा। कोयला नगरी धनबाद जिला के बरवा अड्डा थाना कल्याणपुर 12 जमुआ गांव में कोयले के माटी के बीच एक अनमोल हीरे ने जन्म लिया। ये अनमोल हीरा श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में बोला जा रहा है, जिनका नाम था श्रीनिवास पानूरी। ऐसा माना जाता है कि श्रीनिवास पानूरी जी के पूर्वज जो थे बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे, जो बेलदारी गांव से आकर कोयला नगरी धनबाद के बरवा अड्डा के कल्याणपुर में बस गए थे। देखिए बार बार ये बरवा अड्डा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। कल्याणपुर भी आप याद रखिएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे बरवा अड्डा का अक्खाई बोर, ठीक है। तो वो श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में ही बोला जाता है। वो जो बरवा अड्डा का अक्खाई बोर वो शांति भारत जी ने लिखी थी, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि उनको अक्खाई बोर का जो उपनाम दिया था वो शांति भारत ने दिया था। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पानूरी जी की माता का नाम दुखनी देवी तथा उनका पिता का नाम शालिग्राम पानूरी है। उनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी है। इनका बचपन का नाम श्रीनिवास पानूरी था, जो बाद में साहित्यिक लेखन के दौरान इनका नाम श्रीनिवास पानूरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब और व का बस डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब एक चीज़ और कि श्रीनिवास पानूरी जी जब खोरठा लिख रहे थे तो इनके साथ थोड़ा सा आर्थिक तंगी भी थी और इनका परिवार काफ़ी बड़ा था। तो इनके परिवार में इनके 5 पुत्र थे, ठीक है, 5 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। 5 पुत्रों के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, राजकिशोर पानूरी, ध्रुव पानूरी, अर्जुन पानूरी, अरुण चौरसिया, भगवान दास, और पुत्रियों के नाम थे निर्मला, रेखा और आशा। इसमें से आप लोग अर्जुन पानूरी जी के बारे में चाबी काठी में पढ़े होंगे, ठीक है। चाबी काठी में इनका थोड़ा सा जिक्र किया गया है। चलिए ठीक है, तो इनके पुत्र पुत्रियों के नाम आप लोग देख लिए, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था सब आप लोग देख लिए। आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। 1939 में जब पानूरी जी 19 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात 1944 में मां की भी मृत्यु हो गई। इसी कारण परिवार का सारा बोझ उन पर आ गया, ठीक है। तो उनके पिता की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र कितनी थी, 19 साल। ये भी सवाल बन सकता है। परिवार के रोजी रोटी के लिए उन्होंने धनबाद के पुरानी बाजार में एक पान की दुकान, जिसको हम लोग गुमटी बोलते हैं, वो खोली, ठीक है। पान की गुमटी खोली क्यों, अपने आजीविका जीने के लिए। इस पान की गुमटी में पान बेचने के साथ साथ खोरठा भाषा के साहित्य की रचना करते गए। एक और जहां पानूरी जी का हाथ पान में कत्था और चूना लगाते लगाते रंग जाता था, वहीं दूसरी ओर कविता कहानियों के कागज़ से पन्ने भी रंग जाते थे। तो देखिए बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक साइड से वो पान रंगते थे, पान के कारण उनका हाथ रंग जाता था, दूसरी साइड उनके जो कलाकारी थी, उनके जो टैलेंट था, जिसके कारण वो कविता और कहानी लिखते थे, जिसके कारण पन्ने भी रंग जाते थे। पन्ने रंग जाने का मतलब कि पन्नों में अपनी जो उनकी सोच थी, मतलब जो कहानी कविता वो लिख के पन्ना रंग देते थे। लोग उनके पान गुमटी के पान का स्वाद के साथ साथ खोरठा भाषा में कविता और कहानियों को भी उनका आनंद लेते थे। ऐसा माना जाता है कि 1950 के इसी पान गुमटी से पानूरी जी ने खोरठा भाषा की रचनाएं शुरू की थी। तो आप ईयर याद रखिएगा, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था 1946 से, ठीक है, लेकिन यहाँ खोरठा की बात हो रही है तो 1950 से। तो अगर सवाल पूछेगा पानूरी जी लिखना कब स्टार्ट किए थे तो 1946 से, ठीक है। ये टोटल 40 साल तक लिखे थे। 40 साल तक क्यों, क्योंकि 1946 से वो लिखना स्टार्ट किए थे और 1986 में ये इनका डेथ हो गया था। तो लगभग 40 साल का गैप हो जाता है ना, तो इसी कारण 40 साल आप याद रखिएगा, ये सवाल कभी कभी बनता है। तो ये हो गया था उनका पारिवारिक स्थिति के बारे में। अब उनके शिक्षा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कि पानूरी जी क्लास 10 तक ही पढ़े थे। पानूरी जी जो थे उनकी लोअर प्राइमरी की शिक्षा बरवा अड्डा के स्कूल में हुई। मैट्रिक तक की पढ़ाई उन्होंने जिला स्कूल धनबाद से की। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने 1939 में पास किया। पैसे के अभाव में वे मैट्रिक के आगे पढ़ाई नहीं कर सके। तो सवाल यहाँ पे ये बनेगा कि पानूरी जी का जो मैट्रिक था वो किस साल हुआ था, 1939 में। ये था उनका शिक्षा के बारे में। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है खोरठा भाषा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा। तो खोरठा भाषा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। खोरठा भाषा के क्षेत्र में पानूरी जी का योगदान आकाश से धरती पर गंगा उतारे के जैसा है। आप सभी को पता है कि भागीरथ जी ने आकाश से गंगा जी को उतार के धरती पर लाया था, जो शिव जी की जटाओं में बंध गई थी,
ठीक है, शिव जी की जटा में उनका कंट्रोल किया गया था, उनका इतना धार था। तो उसी से रिलेट करके यहाँ पे बोल रहा है कि खोरठा भाषा के क्षेत्र में पानुरी जी का योगदान आकाश के धरती पर गंगा उतारे के जैसा है। उनके भागीरथ प्रयास से ही ठेठ, गवार, देहाती, अनपढ़, जंगली समझे जाने वाली खोरठा भाषा आज एक शिष्ट भाषा के रूप में जानी जाती है। तो सोचिए, पहले के लोग ना खोरठा बोलने में बहुत हिचकिचाते थे, तो पानुरी जी के जो ये योगदान है उसी के कारण आज इसे एक शिष्ट भाषा के रूप में मतलब जानी जाती है। ठीक है, तो देखिए खोरठा भाषा के बारे में क्या क्या लिखा गया कि एक ठेठ भाषा है, गवार भाषा, देहाती भाषा, अनपढ़ भाषा, जंगली समझे जाने वाली भाषा। क्योंकि बाहर के लोग हम लोग झारखंडियों को एक ठेठ तरह का जंगली देहाती समझते थे और हमारे भाषा को उतना तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन पानुरी जी और बहुत सारे साहित्यकारों के जो अथक प्रयासों के कारण आज खोरठा हमारे लिए एक शिष्ट भाषा बन गया है। और ये हमारे अब देखिए पढ़ना भी आवश्यक हो गया। खोरठा भाषा में बहुत सारे साहित्य, कविताएँ, बहुत सारी चीज़ आने लग गए हैं। ठीक है, तो ये किनका देन था? पानुरी जी का, उनका अहम योगदान रहा था। और भी बहुत सारे लोग थे। पानुरी जी ने खोरठा भाषा के विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, नाटक, कविता इत्यादि में रचनाएं की। इनकी रचनाओं में माटी के दुख दर्द, मानवतावाद और दर्शन के भाव देखने को मिलता है। पानुरी जी की साहित्य भाषा में ठेठ और तत्सम शब्द का बड़ी सुंदर मेल मिलता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है इसे सवाल बनने के चांसेस है, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। इन्हें खोरठा शिष्ट साहित्य का जनक माना जाता है। तो सवाल ये बनेगा कि खोरठा शिष्ट साहित्य का जनक किन्हें माना जाता है? तो श्रीनिवास पानुरी आप सेलेक्ट कीजिएगा। यही वजह है कि खोरठा को झारखंड का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। पहला जो राजभाषा है झारखंड का वो तो हिंदी है, और जो दूसरा है बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें से खोरठा भी है। ठीक है, अब जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम आप लोग देते होंगे, प्रिपेयर करते होंगे, जैसे जेपीएससी, जेटेट, नेट, सीजीएल, शिक्षक बहाली, पीएचडी हेतु अब सब में देखिए खोरठा भाषा का महत्ता बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि खोरठा भाषा पे अब पीएचडी भी होने लगी है। बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, तो लोग थोड़ा खोरठा भाषा को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और इसमें पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। तो आप देख रहे होंगे ये सब सारा का सारा कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा होगा। जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप नोट डाउन कर सकते हैं। खोरठा पत्र पत्रिका का संपादन। ठीक है, तो पत्र पत्रिका का आप नाम याद रखिएगा कि किस साल उनका प्रकाशन हुआ था, किस और उनका नाम क्या था। ठीक है, तो खोरठा भाषा के विकास के लिए उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। किन्होंने? श्रीनिवास पानुरी जी ने। इनकी पहली रचना बाल किरण नामक कविता 1954 में प्रकाशित हुई। तो देखिए यहाँ से दो सवाल बनेगा कि श्रीनिवास पानुरी जी का जो पहला कविता संग्रह था उसका क्या नाम था? तो बाल किरण, और वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1954 में। 1957 में इन्होंने खोरठा के मासिक पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किया। तो देखिए यहाँ से एक और दो सवाल और बनेंगे। ठीक है, कि इनका 1957 में कौन सा मासिक पत्रिका का मतलब प्रकाशन हुआ था? तो मातृभाषा, इसका नाम ही था पत्रिका का मातृभाषा। और अगर उल्टा ऐसे पूछ सकता कि मातृभाषा का प्रकाशन श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1957। और मातृभाषा क्या है? एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, मंथली मैगजीन जो खोरठा भाषा में आई थी। तो यहाँ से 2-3 सवाल आपका बन जा रहा है, देख रहे होंगे आप खुद से, आप सबको समझ रहे होंगे। इस पत्रिका में टैगलाइन था, जो ये पत्रिका थी मातृभाषा, इसका जो टैगलाइन था ये भी सवाल बनेगा, अपन भाषा सहज सुंदर, बूझे गीदर बूझे बांदर। मतलब इस लाइन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि खोरठा भाषा इतना सिंपल और सरल है कि उसको कोई भी समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है। बूझे गीदर बूझे बांदर, की एक गीदर मतलब बच्चा होता है और बांदर मतलब तो आप समझ ही रहेंगे कि कोई भी खोरठा भाषा इतनी आसानी से समझ जाएगा। इसका टैगलाइन था। तो देखिए यहाँ से आपका 4-5 सवाल तो यही 2 लाइन से ही बन गया। तो इसको आप मार्क कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अगला है 1957 में ही रांची आकाशवाणी से इनकी कविता प्रकाशित हुई। यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि रांची आकाशवाणी से इनकी कविता सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1957। इसके बाद इन्होंने खोरठा और तितकी क्या है? कविता संग्रह, ये 2 नाम की पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। तो देखिए खोरठा भी क्या है? खोरठा देखिए नाम आप देख रहे होंगे, खोरठा और तितकी, ये दोनों क्या है? पत्रिका है। ठीक है, इनका भी प्रकाशन किन्होंने किया है? श्रीनिवास पानुरी। तो आप देख रहे होंगे इस बॉक्स के अंदर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर हम लोग पढ़े थे खोरठा, मातृभाषा, तितकी, बाल किरण। तो उसमें देखिए मातृभाषा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मातृभाषा के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो उनका पत्रिका था। मातृभाषा नाम से पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन। तो मातृभाषा जो उन्होंने कब किया था? 1957 में। आप ऊपर देखिए एक बार,
देखिए मातृभाषा उन्होंने कब किया था, सेकेंड पॉइंट में 1957 में, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ रिपीट किया गया है, आप दोबारा देखिए आपको याद हो जाएगा। तो श्रीनिवास पानूरी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1957 में खोरठा भाषा के विकास के लिए खोरठा पत्रिका छपवाने की शुरुआत की थी, ठीक है। तो पहले इंसान कौन थे, श्रीनिवास पानूरी। उस पत्रिका का नाम था मातृभाषा। यह खोरठा भाषा में छपने वाली पहली पत्रिका थी जिसके संपादक और प्रकाशक श्रीनिवास पानूरी जी थे। उस समय जब खोरठा को ठेठ गंवार समझा जाता था तब खोरठा भाषा में पत्रिका छपवाना कोई चमत्कार से कम न था। ये बात आप भी समझ सकते हैं कि जब खोरठा को एकदम ठेठ गंवार समझा जाता था उस टाइम उन्होंने इसका पत्रिका छपवाया था, तो सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि थी। और उस टाइम आज के टाइम पे सोशल मीडिया टाइप का कुछ ज़माना नहीं था कि तुरंत इधर उधर से सब कुछ मिल जाए। उस टाइम संघर्ष था। इस पत्रिका में कहानी, एकांकी, कविता, लेख इत्यादि छपा करता था, लेकिन दुख की बात यह है कि 16 अंकों के बाद ये पत्रिका निकलना बंद हो गया, ठीक है। तो ये सवाल बन सकता है कि ये पत्रिका टोटल कितने बार, मतलब कितना अंक इसका छपा था, तो 16 अंक, ठीक है। मातृभाषा के बारे में बोलेंगे। और ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1957 में। मातृभाषा के संपादक और प्रकाशक कौन थे, श्रीनिवास पानूरी। तो ठीक है, ये खोरठा भाषा में छपने वाली पहली पत्रिका थी। तो पहली पत्रिका के बारे में पूछा जाएगा तो मातृभाषा, ठीक। तो इतना तो आपको याद हो गया होगा। और दूसरा है खोरठा। खोरठा नाम से जो पत्रिका था उसके बारे में। तो मातृभाषा पत्रिका निकलने के 12 वर्षों के बाद 1970 में श्रीनिवास पानूरी जी ने अपने संपादन में ही बोरवा अड्डा धनबाद से खोरठा नामक एक दूसरी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। तो पहला था मातृभाषा, दूसरा हो जाता है खोरठा नामक पत्रिका, ठीक है। इसके सह संपादक नरेश नीलकमल और प्रकाशक नारायण महतो थे। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशक का नाम बदल जाता। शुरू में तो श्रीनिवास पानूरी जी ने खुद अकेले किया था, अब इनके यहाँ पे कुछ सहयोगी भी थे जिनका नाम नरेश नीलकमल और नारायण महतो। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा ये खोरठा पत्रिका के लिए, ठीक है। अब तितकी पत्रिका की बात करते हैं। तो तितकी जो पत्रिका थी खोरठा भाषा में मतलब छपा गया था। श्रीनिवास पानूरी जी के मार्गदर्शन में तितकी पत्रिका पहली बार 1977 में कतरास धनबाद से छपना प्रारंभ हुई, जिसके संपादन विश्वनाथ दसौंधी राज जी थे। तो यहाँ से देखिए 3 सवाल बनेगा, ठीक है। तितकी किनके मार्गदर्शन में छपना शुरू हुआ था, तो श्रीनिवास पानूरी जी में। कब, 1977 में। कहाँ से, कतरास धनबाद से। तो 3 सवाल तो यही हो गया। और इनका चौथा सवाल ये बन सकता है कि इनके संपादक कौन थे, तो विश्वनाथ दसौंधी राज। आप लोग सबने विश्वनाथ दसौंधी राज जी का बारे में सुन रखा होगा, ठीक है। ये भी बहुत बड़े लेखक थे खोरठा भाषा में। तो ये 4 सवाल यहाँ से बन सकता है पहला ही लाइन से। उस समय तितकी पत्रिका खोरठा साहित्य का सबसे बड़ा मंच था, ठीक है। देखिए 1977 की बात हो रही है, मतलब महज आप समझिए कि आज़ादी से 30 साल की बात। 1947 में आज़ादी मिला था और 1977 की बात हो रही है, यानी 30 साल, ठीक है। तो 30 साल, और उस टाइम तो काफ़ी मतलब झारखंड मतलब उतना डेवलप नहीं था झारखंड का एरिया, फिर भी इन्होंने खोरठा के लिए इतना जो मेहनत किया, आज वो चीज़ इनका रंग मतलब उस चीज़ का रंग आज दिख रहा है कि हम लोग सबको खोरठा पढ़ रहे हैं और अपने मातृभाषा, जिसको माइकोरवा भाषा खोरठा बोला जाता है, जिसे हम लोग बोलना शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग अब उसका महत्व पर समझ रहे हैं और उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और समझ देख लीजिए कि आपको जॉब दिलाने में सबसे बड़ा योगदान है खोरठा भाषा का, ठीक है। अगर आपने खोरठा सेलेक्ट किया है एज अ सेकेंड पेपर तो आपको तो खोरठा मतलब जॉब दिलाएगा ही, ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब बहुत बड़ा पोर्शन ये कवर करता है। मार्क्स में 300 मार्क्स का खोरठा पूछा जाएगा। तो समझ लिए खोरठा कितना बड़ा चीज़ है। और सब कुछ किनका देना है, श्रीनिवास पानूरी जी और बाकी खोरठा के लेखकों का। इस पत्र का पेज एकदम एक मतलब कैसा समाचार पत्र जैसा रहता था, किसका, तितकी पत्रिका का। खोरठा भाषा आंदोलन में कतरास से निकलने वाली इस पत्रिका का बड़ा योगदान रहा। उस समय इस पत्रिका में खोरठा की विभिन्न विधाओं की रचना छपती थी, जैसे कहानी, कविता वगैरह हो गया, ये सब अलग अलग विधाएं हैं। कुछ रचनाएं अप्रकाशित भी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ लिखे गए जिसमें कुछ अप्रकाशित भी हैं। आप तितकी पत्रिका का फोटो देख सकते होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तितकी पत्रिका का 2 तस्वीर आप देख रहे होंगे, क्लियर नहीं है लेकिन आपको इतना तो पता चल जा रहा होगा। देखिए अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा खोरठा हिंदी, दिख रहा होगा ना, खोरठा हिंदी, ठीक है। तो इसका देख लीजिए एक बार डिस्क्रिप्शन कि 1977 में स्टार्ट हुआ था। इसके प्रकाशक संपादक कौन थे, इनके संपादक कौन थे, विश्वनाथ दसौंधी राज, ठीक है। और इसमें बहुत सारी विधाएं में ये छपती थी, इतना तो आपको याद हो गया। अब देखिए जो बहुत सारी प्रकाशित रचनाएं थी, अप्रकाशित रचनाएं थी, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा रचित है।
तो प्रकाशित रचना के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। वर्ष 1954 में पाणुनि जी की पहली खोरठा रचना प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था बाल किरण। ये क्या था? कविता संग्रह। तत्पश्चात श्रीनिवास पाणुनि जी ने विविध विधाओं में खोरठा भाषा में रचनाएं की। ठीक है, तो आपको इतना तो पता होगा कि पाणुनि जी लिखना कब स्टार्ट किया था? 1946 में। ठीक है, बहुत सारे लेखक भी इनको थोड़ा प्रोत्साहित करते रहे, उनका नाम भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जिनके कारण इनका मनोबल बढ़ता गया और ये लिखते चले गए। बहुत सारी समस्याएं आए इनका, ठीक है, लेकिन ये लिखते चले गए, ये हार नहीं माने। तो देखिए कुछ उनका प्रकाशित जो रचनाएं हैं उनका नाम यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले है बाल किरण, ये कविता संग्रह है। सवाल ये बन जाता है ना कभी कभी कि बाल किरण कैसा विधा है, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, इस टाइप का कुछ सवाल दे देगा, तो आप ध्यान रखिएगा कविता संग्रह, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तितकी भी क्या है? कविता संग्रह। दिव्य ज्योति कविता संग्रह। मेघदूत, ये सवाल आपको अधिकतर कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही होगा मेघदूत के बारे में। ये कालिदास द्वारा रचित, देखिए यहाँ पे 2 बार हो गया है, खैर कोई नहीं, ये कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का खोरठा अनुवाद है। और खोरठा अनुवाद ये जो मेघदूत है, ठीक है, ये किन्होंने किया है? श्रीनिवास पाणुनि जी ने। तो कभी सवाल पूछ भी देता है किस साल के था? 1968 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट हो जाता है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राम कथामृत ये खंड काव्य है। मालक मूल संयुक्त कविता संग्रह है। आँखी गीत, आप लोग इसके पहले JSSC सचिवालय के सिलेबस में आपका आँखी का गीत का ये था, बुक था, ठीक है, जिसमें 72 कविता पढ़ना था। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते ही होंगे, आँखी गीत क्या है? कविता संग्रह है। तो इसका प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। कुसुमी या कहीं कहीं कुसमी लिखा हुआ रहता है, ये कहानी है। समाधान हिंदी लघु कथा। चाबी काठी, आपके सिलेबस में तो चाबी काठी है, आप भली भांति मतलब जानते होंगे कि चाबी काठी क्या है? एक तरह का नाटक है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष सबसे पहले 2006 में किया गया था। ये पाणुनि जी के द्वारा लिखी हुई है। सबले 20, ये भी कविता संग्रह है। उद्भासल कर, ये JSSC सचिवालय के सिलेबस में पहले जो अब चेंज हो गया उसमें उद्भासल कर्ण भी था, तो इसके बारे में आप जानते होंगे कि ये नाटक है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ आप पहले से जान रहे हैं जो आपको याद करने की दिक्कत मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बाकी तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उद्भासल कर्ण का जो प्रकाशन वर्ष था 2012 में हुआ था। उसके बाद अग्नि परीक्षा, खोरठा लघु कथा, मधुक देशे, प्रणय गीत, झींगा फूल, किसान, एक कविता। ठीक है, तो ये देखिए 16 चीज़ के बारे में मतलब 16 प्रकाशित है इनका, आप देख सकते होंगे एक बार। हाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपको याद रखना पड़ेगा और ये सब इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। अब वो तो हो गया था उनका प्रकाशित रचना। अब अप्रकाशित रचना भी थोड़ा पाणुनि जी का देख लेते हैं। जुगे गीता, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का खोरठा अनुवाद था। रखते भींजल पांखा, ये कहानी संग्रह है। मधुक देशे कविता संग्रह। मोहभंग काव्य। हमर गांव, भ्रमर गीत, मोतिक चूर, परिजात जो कविता संग्रह है। अपराजिता काव्य है। अजनास नाटक है। छोटो जी व्यंग्य है। और अग्नि परीक्षा उपन्यास, ऊपर भी देखे थे, ये शुरू में प्रकाशित है, बाद में छप गया था। समाधान खंड काव्य है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको थोड़ा नाम याद रखना पड़ेगा कि कौन प्रकाशित है कौन अप्रकाशित है, और आप क्वेश्चन सेट करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा, खोरठा पद्य साहित्य में इनका क्या योगदान रहा। तो श्रीनिवास पाणुनि जी ने इनको जो खोरठा का आदि कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनके पहले भी लिखना स्टार्ट किए थे कौन? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। देखिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में हम लोग पिछला लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दिया हुआ ही है। तो इनके बारे में ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था, उसके बारे में इनका जीवनी, इनका शिक्षा, सब कुछ मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो वापस आते हैं श्रीनिवास पाणुनि जी के बारे में। तो पाणुनि जी से पहले लिखना किन्होंने स्टार्ट किया था? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी ने लिखना स्टार्ट किया था। और लेकिन जो ज़्यादा योगदान माना जाता है वो श्रीनिवास पाणुनि जी का ही माना जाता है। 1946 में कवि सम्मेलन में शामिल होने के बाद पाणुनि जी का कवि मन जाग गया और वे पानगुप्ती में कविता का लेखन करने लगे थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1946 मैंने पहले भी बोला था, वहीं से ये लिखना स्टार्ट किए थे। क्यों लिखना स्टार्ट किए थे, रीजन यहाँ पे मेंशन है। पाणुनि जी की कविता ऐसी थी कि लोग पान के बहाने कविता सुनने पान घूमटी आते थे, उनकी पान की घूमटी थी। पाणुनि जी कवि सम्मेलनों में हिंदी के कविता के बीच खोरठा कविता का पाठ किया करते थे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि उस जमाने में जब खोरठा को कोई वैल्यू नहीं देता था, उस टाइम हिंदी कविता के बीच ये खोरठा कविता का पाठ कर दिया करते थे, जिसकी सराहना हिंदी के बड़े बड़े कवियों द्वारा की जाती थी।
जिस कारण अब देखिए कुछ कवियों के नाम लिखा हुआ है, राहुल सांकृत्यायन, राधा कृष्णन, हंस कुमार तिवारी, बेधड़क बनारसी, रामदयाल पांडे, जानकी वल्लभ शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, वीर भारत तलवार जैसे रचनाकारों के साथ पानूरी जी का परिचय था। क्योंकि पानूरी जी के जन खूबी थी, ये जो रचनाकार थे, इन सब ने उनका ये टैलेंट देखा था, तो इनके साथ उनका एक तरह का रिश्ता, मतलब एक तरह का जान पहचान बन गया था, जिसके कारण ये लोग ना खास करके राहुल सांकृत्यायन जी ये जो थे, ठीक है, ये पानूरी जी को बहुत सपोर्ट करते थे, उनका मनोबल बढ़ाते रहते थे, बोलते थे लिखने के लिए कि लिखते जाइए, आप किसी के मत सुनिए। तो जिसके कारण पानूरी जी ने लिखना स्टार्ट किया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी ने पानूरी जी के नाम की एक चिट्ठी जिसमें उन्होंने लिखा था, मातृभाषाओं का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, ना ही लोक कविता को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। हाँ, कविता करने में आप साहित्यिक कवियों की कविताओं का अनुकरण हरगिज़ ना करें, उसके लिए आदर्श है कि लोक कवि और उनकी अछूती भाषा। तो ये देखिए राहुल जी ने मतलब उनको एक चिट्ठी लिखा था जिसमें ये चीज़ मेंशन किया था, जो बोल्ड में लिखा हुआ है। तो पानूरी जी को जब ये लेटर मिला तो वो गदगद हो गए। पानूरी जी इस चिट्ठी में लिखे शब्द से गदगद हो गए। उसके बाद खोटा साहित्य की रचना में पानूरी जी रम गए। ठीक है, तो इनको मेन सपोर्ट करने वाले राहुल सांकृत्यायन जी थे, और भी सपोर्टर थे, लेकिन खास करके इनका लेटर आपको देखने को मिल जाएगा, अभी भी बहुत जगह आपको इनका लेटर मिल जाएगा। मतलब पानूरी जी और राहुल जी का ना बातचीत लेटर में ही हुआ करता था अधिकतर। ठीक है, उन लोग एक दूसरे को लेटर लिखते थे और भी बहुत सारा कुछ लेटर के माध्यम से ही डिस्कस करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। खोटा भाषा में उनकी पहली किताब 1954 में बाल किरण के नाम से प्रकाशित हुई, जो कि एक कविता संग्रह थी। 1957 में मातृभाषा नाम से खोटा पत्रिका का संपादन शुरू किया। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लेकिन पॉइंट वाइज एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 1957 में आकाशवाणी रांची से पहली बार, देखिए खोरठा में पहली चलता है, ठीक है, तो यहाँ पे पहली टाइप हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे। पहली बार खोरठा कविता का पाठ किया। 1970 में पुनः खोरठा नाम पत्रिका का संपादन किया। 1984 में रांची विश्वविद्यालय यानी रांची यूनिवर्सिटी रांची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुला। ठीक है, देखिए कब खुला था, ये भी सवाल यहाँ बन जाएगा कि 1984 में रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुला था। ठीक है, जिसमें खोरठा को भी मेंशन किया गया था और खोरठा भाषा की पढ़ाई शुरू हुई। श्रीनिवास पानूरी जी को सिलेबस बोर्ड का सदस्य बनाया गया और वे इस पद पर आजीवन बने रहे, यानी 2 साल तक ही रहे। 1986 में तो इनका देहांत हो गया था, लेकिन जब तक रहे तब तक ये मतलब देखिए इनको सिलेबस बोर्ड का सदस्य बनाया गया था, क्योंकि इनका खोरठा में जो लिखने का चीज़ था, मतलब बहुत सारे इन्होंने रचनाएं की थी, जिसके कारण ये खोरठा के बहुत बड़े साहित्यकार, कवि जो भी बोलिए माने जाते हैं और इनका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको अक्षय बोर बोला जाता है। अक्षय बोर मतलब ऐसा वर जो अमर है। ठीक है, वर का पेड़। अब देखिए कुछ आपको दिख रहा होगा, फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग नाम ऊपर भी डिस्कस किए थे, लेकिन कुछ आपको हो सकता है नया मिल जाए। बाल किरण कविता संग्रह, तितकी कविता संग्रह, दिव्य ज्योति कविता संग्रह, मेघदूत कालिदास द्वारा रचित। देखिए 2 बार यहाँ रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे रचित में। मेघदूत का खोरठा अनुवाद, राम कथामृत खंड काव्य है, मालक मूल कविता संग्रह, ये सब आप देख रहे होंगे। सबले 20, आँखी गीत, अग्नि परीक्षा, जुगे गीत, ये सब क्या है, इन सब की रचना पानूरी जी ने की है। तो आपको इस सब का नाम हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके थे। मधुक देश जैसे कविता संग्रह हो गया, मोह भंग काव्य हो गया, भ्रमर गीत हो गया, इन सब की रचना श्रीनिवास पानूरी जी ने की है। परिजात कविता संग्रह इत्यादि। ठीक है, तो ये सब आप 2-4 बार देखोगे, आपको नाम याद रहेगा। तो जैसे कि कभी कभी पूछ देता है कि आपको सवाल दे देगा कि इन 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से पानूरी जी का रचना नहीं है। तो आपको अगर इनके सारी रचनाएं याद है, सारी तो नहीं याद होगी लेकिन लगभग बहुत सारा याद रहेगा, तो आप उसमें ऑप्शन सही सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कविता संकलन में बाल किरण और आँखी गीत सबसे लोकप्रिय है। इनके प्रकृति और श्रृंगार की अच्छा चित्रण किया गया है। इन कविताओं में यथार्थवादी और कल्पनावादी पाया जाता है। पानूरी जी के कविता में भाव जनवादी हैं। इन कविताओं में छायावादी प्रकृति, सामाजिक शोषण,
श्रृंगार रस, दुख दर्द इत्यादि का चित्रण मिलता है। तो बहुत टाइप में, बहुत सारी विधाओं में इन्होंने लिखा था। तो यहाँ कुछ लाइनें लिखी गई हैं जो आप लोग पढ़ रखे होंगे, आपको कुछ जान पहचान का लगेगा कि जैसे प्रकृति का चित्रण इन्होंने किया है। ठीक है, प्रकृति का चित्रण के बारे में इन्होंने प्रकृति का बहुत सुंदर व्याख्या किया है। तो आप यहाँ देखिए, आज हमर गीतक देशे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अली कुल, सघन मंजल आमे गाज करे छौहर दान, कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजक आह्वान। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को तो आप लोग पढ़े ही होंगे आँखी गीत में। ठीक है, जो पोयम था आँखी गीत में वहीं से लिया गया है। तो उसमें प्रकृति का देखिए कितना सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हर चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है। अब दूसरा नंबर पे देखिए, उपेक्षा और शोषण का चित्रण, कि सामाजिक शोषण जो होता है गरीबों पे या लाचारों पे, उसके बारे में भी इन्होंने क्या लिखा है कि मान भूमेक माटी तरे, हीरा मोतिक मानिक फरे, ताओ पेटेक जलाए, मान भूमेक लोक मोरे। तो ये झारखंड के बारे में लिखा गया है कि झारखंड का जो भूमि है इसके अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे अथाह खनिज, आप पढ़े भी होंगे जीएस में कि पूरे भारत का 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है, तो भी यहाँ के लोग भूखे प्यासे मरते हैं। ठीक है, गरीबी के कारण। तो उसके बारे में एक शोषण कैसे होता है कि बाहरी लोगों ने आके कैसे शोषण किया, झारखंड को लूटा, उसके बारे में इन्होंने ये 2 लाइन में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। आप इस लाइन को समझिएगा तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। अगला है सामाजिक व्यवस्था का चित्रण। ये भी आँखी गीत से लिया गया है। आपने पढ़ा होगा, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माछ रे, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। ये आँखी गीत में आपने इस कविता को पढ़ा होगा। तो ये सामाजिक व्यवस्था का चित्रण करता है। आपको लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाइएगा। ठीक है, अगला देखिए, सामाजिक दुर्दशा और गरीबी का चित्रण के बारे में भी इन्होंने लिखा है। खैट खैट दिन रात ककर न खाए पेट भात। ठीक है, खैट खैट मतलब मजदूरी करना, खटना मतलब मेहनत करना, दिन रात खटता है, ककर न खाए पेट भात। पेटे भात मतलब देखिए, पेटे मतलब पेट में, यहाँ पे आप कारक देख रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे भी कारक है, तो किस टाइप का कारक है आप सब समझ रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ककर नाय देही लूगा, लूगा मतलब यहाँ कपड़ा, देही मतलब शरीर में, ककर कांपे जाड़े गात मतलब ठंड में, देखिए ठंड में ठिठुरते हैं ना लोग ठंड के कारण, जाड़े मतलब ठंड, गात मतलब शरीर। ठीक है, ककर मुहले बहराई एखन छोलल छोलल बात। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, छोलल छोलल बात मतलब बहुत ही मतलब कटु वाणी, मतलब जो आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि मतलब झारखंड के लोग गरीबी में ऐसे दुर्दशा उनकी हो जाती है कि दिन रात खटते हैं तो भी किसी तरह करके अपना खाना पानी जुगाड़ करते हैं, किसी तरह पेट भरते हैं, किसी तरह कपड़ा जुगाड़ करते हैं, और उनको बहुत तरह के लोग मतलब प्रताड़ित करते हैं, अब करते भी आए, जिसके बारे में बहुत सारे कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसके बारे में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है नहीं तो। छायावादी कविता के उदाहरण। ठीक है, घूर घूर ककरा देखे आँख पागल ऐसन तायक, ककरा रूपेक आलो सदा धरतीक झरे, गिरी मालिक शिखर देसे महासागरिक तटे, बिना मेघे अमृत बरसे आँखी फूले फूल, चंदन शीतल हवा बहे नतून जीवन दान, नील आकाशे उड़े खातिर आनंद सागरे हुब हुब, पागल होवे मन सरग छुए तन। ये भी आँखी गीत से लिए गई कविता है। आप सब ने ये सब पढ़ा होगा पुराना सिलेबस में। ठीक है, वियोगी श्रृंगार रस का चित्रण। सखी आज तोर आंसे तरु तरे बास, आजो नदी पानी बोहे आएगो गाछे फूल, आजो पथे पथिक आजो वह कुल, आजो वह कूप सखी आजो तोहे तरास। ये सब पानुर जी के बारे में। देखिए, वियोग श्रृंगार रस मतलब एक जो मतलब यहाँ पे देखिए, कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने प्रेमिका के लिए तरस रहा है। ठीक है, उससे अलग है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा आँखी गीत के लिए, मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा। खैर कोई नहीं, ये लास्ट लाइन देखिए, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस लाइन का यूज़, और इनके जो पुत्र हैं श्रीनिवास पानोरी, वो चाबी काठी में इन्होंने यूज़ किया इस लाइन का। ठीक है, तो आप लोग चाबी काठी में पढ़ते होंगे कि बहुत सारा चीज़ की कौन प्रस्तावना लिख रहा है, कौन 2 शब्द लिख रहा है। ठीक है, तो वो सब में आप लोग अर्जुन पानोरी जी के बारे में भी पढ़े होंगे, उसमें ये 2 लाइन मेंशन किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आज नाय तो काल हमर बात माने होता, गोड़े काटा मुँह धर टाइनेत होता। ठीक है, टाने होता। तो यहाँ पे आज नहीं तो कल आपको मेरी बात मानना होगा कि जो गोड़े कांटा मतलब पैर का जो कांटा है वो मुंह से धैर के मतलब मुंह से दबा के टाने होता है। मतलब जो अपना दुख है, जो झारखंड वासियों पे शोषण किया जा रहा है, वो चीज़ आपको खुद से इसका समाधान करना पड़ेगा। इस टाइप का कुछ आप समझ सकते हैं। ठीक है,
ये तो खोटा पद्य साहित्य का हम लोग डिस्कस कर लिए थे। खोटा गद्य साहित्य में इनका क्या योगदान था ये भी डिस्कस कर लेते हैं। श्रीनिवास पानूरी जी का खोटा गद्य साहित्य की शुरुआत नाटक से मानी जाती है। उन्होंने खोरठा में 1963 में उद्भासल कर्ण नाम की नाटक लिखी थी जो महाभारत की कहानी पर आधारित था। इस नाटक को रंगमंच पर भी खेला गया था। तो ये जो उद्भासल कर्ण आप देख रहे हैं, आपका ये पुराना सिलेबस में था, आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। पानूरी जी का दूसरा नाटक जो चाबी काठी, जो फिलहाल अभी के सिलेबस में मेंशन किया गया है, जो महाजनी सूदखोरी प्रथा पर लिखी गई है। तो देखिए इनका 2 नाटक तो आपको ऐसे ही याद हो गया, उद्भासल करना और चाबी काठी। ये दोनों आपको याद, मतलब कभी पूछ भी सकता है ना सवाल, तो कुछ भी बन सकता है, तो आपको सबका नाम याद रखना है। इसके अलावा पानूरी जी ने गद्य विधा में कहानी के रूप में रक्ते भींजल पाखा में 5 कहानी का संग्रह लिखा है, ठीक है। ऊपर भी हम लोग डिस्कस किए थे रक्ते भींजल पाखा, आप देख सकते होंगे, आपको अगर याद होगा तो ठीक है, कोई नहीं, अगर याद नहीं तो यहाँ पे देखिए। रक्ते भींजल पाखा क्या है? कहानी का संग्रह है जिसमें 5 कहानी का संग्रह है, ठीक है। ये सवाल यहाँ बन सकता है कि रक्ते भींजल पाखा में टोटल कितनी कहानियाँ? 5। किस किस टाइप की कहानियाँ हैं यहाँ पे देखिए। इसमें मनबोध, जादू, बदला, कुसमी और रक्ते भींजल पाखा कहानियाँ शामिल है। 5 कहानियाँ आपको दिख रही हैं, 5 का नाम लिखा हुआ है। पहला जो मनबोध कहानी है ये भाई भाई के प्रेम पर आधारित है। दूसरा जो कहानी है जादू, ये गांव के छूट भैया नेता के संबंधित है, ठीक है। बदला कहानी जो है ये कहानी में जमींदार के करतूत का बदला एक गरीब के द्वारा लेने की कहानी है। कुसमी जो है ये यौन शोषण पर आधारित कहानी है, सामाजिक जो कुरीतियाँ उस पर है। 5वीं कहानी जो रक्ते भींजल पाखा, ये दबंग से लूटपाट पर आधारित है। तो ये सवाल यहाँ से बनने के चांसेस हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इनका पहला नाटक क्या है, तो उद्भासल कर्ण। इनका जो दूसरा नाटक है वो है चाबी काठी। तो आप याद रखिएगा इसका नाम, आपको एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। पानूरी जी ने खोरठा भाषा में खोटा साहित्यिक धरती निबंध लिखी है। निबंध का अगर नाम पूछा जाता है खोटा साहित्यिक धरती, इसे 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक दू डायर जिरहुल फूल में शामिल किया गया है। इससे पता चलता है कि पानूरी जी एक अच्छे निबंधकार थे। तो कविता, कहानी, निबंध, बहुत सारा चीज़ें इन्होंने लिखा है। तो इनका जो खोटा साहित्यिक धरती, आप दू डायर जिरहुल फूल देखिएगा, उसमें सबसे पहला यही है, खोटा साहित्यिक धरती। पहला चैप्टर जो है, आपके पास अगर बुक होगा तो आप खोल के देख सकते हैं। ये किनके द्वारा लिखी गई है? श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं श्रीनिवास पानूरी जी की उपलब्धि के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था, पानूरी जी ने टोटल 40 वर्षों तक लेखन किया था, ठीक है। पानूरी जी ने साहित्य साधना के 40 वर्षों में 40 खोरठा किताब लिखी। तो यहाँ से देखिए सवाल आपको 2 मिल जा रहा है कि कितने वर्षों तक लिखी थी? 40 वर्ष तक। और कितने खोरठा किताब लिखी? 40 खोरठा किताब लिखी, ठीक है। तो यहाँ से 2 सवाल बन गया। तो आपको ऐसे 40-40 तो याद रखना आसान है। कब से लिखना स्टार्ट किया था? 1946 से 1986। तो देखिए ये 40 वर्ष का गैप है ना, ठीक है। तो ये 40 वर्षों तक लिखी थी और 40 खोरठा किताब लिखी थी। 25 दिसंबर पानूरी जी को जन्म दिवस को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद हो गया होगा, पहले भी डिस्कस कर लिए थे। विभिन्न खोरठा विद्वानों ने उन्हें विभिन्न उपनाम से अलंकृत किया है। खोरठा क्षेत्र में किए गए योगदान के कारण श्रीनिवास पानूरी जी के नाम से कई संस्थाओं द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, जैसे खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान और खोरठा साहित्य विकास मंच बरवाडा धनबाद द्वारा श्रीनिवास पानूरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान। तो देखिए 2 तरह का सम्मान, 2 तरह का, मतलब ये जो इनका नाम से पुरस्कार दिए जा रहा है। तो बोकारो, जो बोकारो में आप देख रहे होंगे खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, ये कहाँ पे है? बोकारो। इनके द्वारा क्या दिया जा रहा है? श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान, ठीक है। और दूसरा है खोरठा साहित्य विकास मंच बरवाडा धनबाद, यहाँ पे इनके द्वारा क्या दिया जा रहा है? श्रीनिवास पानूरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान। तो ये 2 सम्मान आप याद रखिएगा जो इनके नाम पे दिया जाता है। 1957 में आकाशवाणी रांची से खोरठा का पहला कविता पाठ प्रसारित हुआ था। पानूरी जी रांची विश्वविद्यालय के सिलेबस बोर्ड के सदस्य थे। साथ वे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के संपादक मंडल के आजीवन सदस्य भी थे। उनकी लिखी पुस्तकें कविता, कहानी और नाटक जेपीएससी जेटेट शिक्षक बहाली 8वीं से पीएचडी तक के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। ये सब उनकी उपलब्धियां थी। देखिए उनकी उपलब्धि के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको कुछ कुछ रिपीटेड यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, ये सब सारे की सारे उनकी उपलब्धि है। तो उपलब्धियों को एक जगह मैंने अरेंज किया है।
अब पढ़ते हैं श्रीनिवास पानूरी जी के उपनाम। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका क्या उपनाम किन्होंने दिया था। जो हम लोग शुरू में डिस्क्रिप्शन में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़े थे उसमें तो हम लोग देखे ही थे, एक बार फिर देख लेते हैं। खोटा भाषा के क्षेत्र में दिए योगदान के कारण विभिन्न खोटा विद्वानों ने श्रीनिवास पानूरी जी को विभिन्न उपनामों से अलंकृत किया है। पहला देखिए, पानूरी जी के समकालीन और खोटा पत्रिका तितकी के पहले संपादक विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने पानूरी जी को खोटा का भीष्म पितामह कहा है। ठीक है, तो खोटा का भीष्म पितामह ये मतलब उनको उपनाम कौन दिए थे? विश्वनाथ दसौंधी राज। ये सवाल यहाँ बन जाएगा। दूसरा, खोटा बेजोड़ विद्वान डॉक्टर ए.के. झा, इनसे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इन्होंने पानूरी जी को खोटा का अक्षय बोर, ठीक है, तो अब देखिए खोटा का अक्षय बोर तो इन्होंने कौन बोला है? ए.के. झा। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 7 इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अक्षय बोर तो ये भी बोल रहे हैं, अक्षय बोर तो ये भी बोल रहे हैं, अक्षय बोर। ठीक है, अक्षय बोर लिखाता है, कोई नहीं। तो देखिए डॉक्टर ए.के. झा ने खोटा का अक्षय बोर कहा था। और यहाँ 7वां नंबर पॉइंट में देखिए तितकी के संपादक शांति भारत ने पानूरी जी पर लिखे लेख में उन्हें बरवा अड्डा का अक्षय बोर से संबोधित किया था। तो देखिए दोनों अक्षय बोर एक जैसा लग रहा है, तो इसलिए इसमें ध्यान दीजिएगा। प्रदीप कुमार दीपक, ठीक है, प्रदीप कुमार दीपक का भी कविता आपका इस बार सिलेबस में मेंशन किया गया है। उसमें उन्होंने पानूरी जी को खोटा का ध्रुव तारा कहा है। पंडित रामदयाल पांडे ने पानूरी जी को खोटा का वाल्मीकि कहा है। खोटा भाषा के रचनाकार श्याम सुंदर महतो श्याम ने एक आलेख में पानूरी जी को खोटा का टैगोर से संबोधित किया है। विकल शास्त्री ने श्रीनिवास पानूरी को खोटा का नागार्जुन नाम से संबोधित किया है। तो आपको यहाँ 7 पॉइंट देखने को मिला। 7 में 7 तरह के जो लेखक हैं उन्होंने पानूरी जी को अलग अलग नाम से अलंकृत किया है। और भी 2 पॉइंट देखिए। उभरते हुए खोटा भाषा के लेखक महेंद्र प्रसाद दांगी ने पानूरी जी को खोटा के अनंत पुरुष से संबोधित किया है। और खोटा शिष्ट साहित्य के जन, खोटा के आदि कवि और खोटा के भारतेंदु से पानूरी जी को संबोधित किया जाता है। देखिए इनका बहुत सारा उपनाम है। ठीक है, आपको सारे उपनाम एक जगह देखने को देखिए एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 पॉइंट है, इनमें इनका बहुत सारा उपनाम है, किन्होंने क्या क्या दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने की प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पानूरी जी के नाम से सम्मान एवं पुरस्कार। तो पानूरी जी के नाम से सम्मान एवं पुरस्कार में देखिए आप लोग बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। ऊपर में तो हम लोग डिस्कस किए थे कि धनबाद और बोकारो में क्या क्या नाम से उनका दिया गया था। जो सम्मान भारत में गांधी जी के लिए है उससे भी कहीं अधिक सम्मान खोटा जगत में श्रीनिवास पानूरी जी के लिए है। कहीं भी किसी भी समय किसी भी काल में खोटा की चर्चा पानूरी जी के बिना अधूरी होगी। अतः उन्हें खोटा का अनंत पुरुष कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खोटा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदानों के कारण कई संस्थाओं ने पानूरी जी के नाम से सम्मान एवं पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है, तो क्यों की है आपको रीजन यहाँ पता चल गया। उनका क्या महत्व रहा खोटा क्षेत्र में आप सभी को पता ही होगा, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पता होगा। यहाँ पे हम लोग बस उसका एक डिस्कशन कर ले रहे हैं। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा पानूरी जी के निधन के बाद श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान दिया गया। ठीक है, उनके निधन के बाद मतलब 1986 के बाद की बात की हो रही है। यह सम्मान वैसे खोटा साहित्यकार को दिया जाता है जिसकी खोटा भाषा में क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हो। देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान, ये किनको दिया जाता है इसके बारे में यहाँ 2-3 पॉइंट मेंशन किया गया है कि यह सम्मान वैसे खोटा साहित्यकार को दिया जाता है जिसकी खोटा भाषा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हो, साथ ही उसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो तथा खोटा में उसकी एक प्रसिद्ध रचना भी हो। ये सब कंडीशंस हैं तभी मिलता है। इस पुरस्कार से वर्ष 2019 के लिए शिवनाथ प्रमाणिक, 2020 के लिए पंचम महतो, 2021 के लिए चित्रंजन महतो चित्रा और 2022 के लिए बंसीलाल बंसी को सम्मानित किया। यहाँ पे 4 लोगों का नाम दिया गया है और ईस्वी भी दिया गया है कि कौन कौन से साल में किनको किनको मिला था। तो आप यहाँ फोटो देख रहे होंगे। 2022 में बात की जा रही है बंसीलाल बंसी को, तो पहला तस्वीर में आपको ये दिख रहा होगा बंसीलाल बंसी जी का 2022 में। ठीक है, 2021 में किनको दिया गया था देखिए 2021 के लिए चित्रंजन महतो चित्रा जी को, तो आपको 2021 सेकंड फिगर में दिख रहा होगा। तो ये आप ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि किस साल किनको मिला था। ठीक है, और ये श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान की बात हो रही है जो बोकारो से है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उनको सर्टिफिकेट मिला है। क्लियर। जाने माने खोटा साहित्यकार को खोटा साहित्य विकास मंच बरवाडा धनबाद द्वारा 2015 से प्रति वर्ष श्रीनिवास पानूरी खोटा प्रबुद्ध सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है,
तो ये जो सम्मान है, कौन, श्रीनिवास पानूरी खोटा प्रबुद्ध सम्मान, इसका शुरुआत कब हुआ है, तो 2015, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, खोटा साहित्य विकास मंच बरवाडा धनबाद। ऊपर हम लोग बोकारो के बारे में पढ़े थे। यह पुरस्कार पानूरी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को दिया जाता है। वर्ष 2022 में इस पुरस्कार को तारकेश्वर महतो गरीब, प्रयाग महतो, महेंद्र प्रसाद दांगी, पुनीत साव, अमिता मधुर, आनंद किशोर दांगी सम्मानित किए गए थे। तो यहाँ पे भी कुछ राइटर्स का नाम है, खोटा राइटर्स, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। कब, 2022 में। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे महेंद्र प्रसाद दांगी जी का, ठीक है। ऊपर में जो 4-5 नाम दिया गया था उसमें एक महेंद्र प्रसाद दांगी जी का भी नाम है, ठीक है। 2022 में दिया गया था। ये कब दिया जाता है, 25 दिसंबर को, जिस दिन पानूरी जी का जन्म दिवस रहता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सर्टिफिकेट किस टाइप का दिया जाता है, आपको एक हल्का फुल्का आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब पानूरी जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन पानूरी जी के बारे में। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को धनबाद बरवाडा के कल्याणपुर में हुआ था। पानूरी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम दुखनी देवी तथा पिता का नाम शालिग्राम पानूरी था। इनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी था। सवाल ये कभी कभी पूछा जाता है, प्रैक्टिस सेट में देखते होंगे कि इनकी पत्नी का भी नाम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। उनकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई थी। पैसे के अभाव में वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सके थे। 1939 में उनके पिता का देहांत हुआ था और 1944 में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी पानूरी जी पर आ गई थी। घर गृहस्थी चलाने के लिए पानूरी जी ने एक गुमटी खोलकर पान बेचने लगे। इस पान गुमटी में पानूरी जी ने खोटा की रचनाएं शुरू की, जो अनवरत चलता रहा। 1946 में पानूरी जी ने खोटा साहित्य की रचना में रम गए और अपने जीवन में उन्होंने 40 किताबें लिखी। खोटा क्षेत्र में 1950 से 1986 तक का काल पानूरी युग के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लिखना उन्होंने स्टार्ट किया था 1946 से, लेकिन 1950 से 1986 को पानूरी युग के नाम से जाना जाता है। 1954 में पानूरी जी की पहली खोटा रचना बाल किरण के रूप में प्रकाशित हुई, जो कि एक कविता संग्रह था। पानूरी जी ने खोटा को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 1957 में खोटा की पहली पत्रिका निकाली, जिसका नाम था मातृभाषा। तत्पश्चात 1970 में खोटा नाम से पत्रिका छपवाई। 1977 में तितकी पत्रिका में मार्गदर्शन की भूमिका निभाई। पानूरी जी ने कालिदास द्वारा रचित मेघदूत को खोटा अनुवाद किया। खोटा जगत के लिए इस तरह का यह पहला प्रयास था। ये चीज़ को भी आप मार्क कर लीजिए, जो पहला होता है हो सकता है पूछ दे। पानूरी जी की प्रकाशित रचना बाल किरण, जो कविता संग्रह, दिव्य ज्योति कविता संग्रह, मेघदूत कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का खोटा अनुवाद, तितकी कविता संग्रह, राम कथामृत एक खंड काव्य है, मालक फूल संयुक्त कविता संग्रह है, आँखी गीत आप सभी जानते हैं 72 कविताओं का संग्रह है, कुसुमी कहानियाँ, समाधान हिंदी लघु कथा, चाबी काठी नाटक है, सबले बीस कविता संग्रह है, उद्भासल कर नाटक है, अग्नि परीक्षा खोटा लघु काव्य है। पानूरी जी का अप्रकाशित रचना जुगे गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का खोटा अनुवाद है, रक्ते भींजल पाखा कहानी संग्रह है, मधुक देश कविता संग्रह है, मोहभंग कविता है, हामर गाँव भ्रमर गीत, मोतिक चूर परिजात कविता संग्रह है, अजनास नाटक इत्यादि। ये सब इनका अप्रकाशित रचना था, ठीक है। श्रीनिवास पानूरी जी की रचनाओं में माटी के दुख दर्द, मानवतावाद और दर्शन के भाव देखने को मिलता है। पानूरी जी की साहित्य भाषा में ठेठ और तत्सम शब्द का बड़ा सुंदर मेल मिलता है। श्रीनिवास पानूरी जी को खोटा शिष्ट साहित्य का जनक माना जाता है। पानूरी जी के नाम से मुख्यतः 2 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान और खोटा साहित्य विकास मंच बरवाडा धनबाद द्वारा श्रीनिवास पानूरी खोटा प्रबुद्ध सम्मान। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इनके नाम से 2 सम्मान हुआ, ठीक। कहाँ से, एक बोकारो से और एक धनबाद से। दोनों का नाम आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, टिक भी किया हुआ है। पानूरी जी को विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न उपनामों से संबोधित किया गया। खोटा के वाल्मीकि, खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के ध्रुवतारा, खोटा के अक्षय बोर, खोटा के टैगोर, खोटा के भारतेंदु, खोटा के आदि कवि जैसे उपनामों से अलंकृत किया गया। हम लोग ये सब डिस्कस किए हैं किस कवि ने, किस लेखक ने इनको क्या उपनाम दिया। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। सवाल तो इससे आना ही है कन्फर्म। पानूरी जी जनवादी विचारधारा के थे, जिस कारण झारखंड आंदोलन के जाने माने नेता विनोद बिहारी महतो और AK राय से उनका मेलजोल था। 7 अक्टूबर 1986 को श्रीनिवास पानूरी जी का हृदय गति रुकने से
मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये सब कुछ था पानूर जी के बारे में, एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग डिस्कस किए हैं उनके बारे में, उनकी रचनाएं जितनी कुछ भी थी जो आपके एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ पढ़ने के बाद आपसे किसी भी सवाल को मतलब बनाने में दिक्कत होगा और कोई भी सवाल आपका गलत होगा। श्रीनिवास पानूर जी के बारे में ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था, आप इसको एक बार दो बार ज़रूर देखें और नोट डाउन करते चलें। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी बहुत बढ़िया से होगा और क्वेश्चन आप लगाते चलें, और आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले साहित्यकार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।